हाय डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। आइए आज के क्लास में हम लोग जानेंगे सक्षमता परीक्षा 3 के लिए विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। इससे 3 से 4 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ज़रूर लड़ते हैं और आगामी सीटेट, एस्टेट और बीपीएससी टीआरई 4 के लिए भी ये महत्वपूर्ण होगा, जो नए पैटर्न पे आधारित प्रश्न है। चलिए हम लोग देखते हैं, प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहले थ्योरी सेक्शन को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग अंत में 10 एमसीक्यू करेंगे। ये प्रश्न उत्तर भी बनाएंगे और यहाँ पे हम लोग 10 प्रश्नों को मॉडल सेट के तौर पे करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट किया जाए और बिल्कुल इत्मीनान से चीज़ों को समझिए। अगर आप थ्योरी देख जाते हैं तो एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। आइए बात करते हैं हम लोग सूक्ष्म जीव होता क्या है, ये सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीवों से लाभ क्या है और सूक्ष्म जीव कैसे बीमारियाँ फैलाते हैं। ठीक है, इन सभी चीज़ों को जानेंगे और कौन कौन से बिंदु को आपको पढ़ना है किताब में, ये भी हम लोग चीज़ सीखेंगे। देखिए क्या है कि हम बिना किसी यंत्र की सहायता से कुछ चीज़ों को नहीं देख पाते हैं, उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। यानी खुली आंखों से हम जिन चीज़ों को नहीं देख पाते हैं, एक विशेष यंत्र सूक्ष्मदर्शी से देख पाते हैं, उन जीवों को सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं आप लोग, सूक्ष्म जीव कहते हैं। कलर बदल लेते हैं। ये सूक्ष्म जीव कहलाएंगे। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में ब्रेड रोटी सड़ने लगती है तथा इसके सफ़ेद काले धब्बे से ढक जाती है। इन धब्बों को आवर्धन लेंस की सहायता से देखिए, आपको काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देंगी। क्या आप जानते हैं कि ये संरचनाएं क्या हैं? या फिर आप बारिश के दिनों में देखते होंगे मिट्टी से कुछ सुगंध आने लगता है। वो सुगंध कहाँ से आता है, कि आपको ये पता है? या फिर आपके इर्द गिर्द कोई चीज़ सड़ जाता है और आप कहते हैं कि सड़ के गायब हो गया, वो गायब नहीं होता है, उसे सूक्ष्म जीव खा जाते हैं, तो वायुमंडल को भी स्वच्छ कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें, आखिर ये घटनाएं होती किनके वजह से? सूक्ष्म जीवों की वजह से। ठीक है, यहाँ एक क्रियाकलाप है। बगीचे अथवा मैदान में एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी लीजिए तथा इसमें जल डालिए। मिट्टी के कण बैठ जाने के पश्चात जल की एक बूंद स्लाइड पर लेकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसको प्रेक्षण कीजिए। आप देखते हैं कि आप क्या देखते हैं? तो एक तालाब पोखर से जल की कुछ बूंदें लीजिए, कांच की स्लाइड पर फैलाकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका परीक्षण कीजिए। क्या आपको सूक्ष्म जीव गति करते हुए दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल देंगे। यानी जब आप ये क्रियाकलाप करेंगे तो आपको सूक्ष्म जीव गति करते हुए दिखाई देंगे। और अब यहाँ हम लोग बात करेंगे कि सूक्ष्म जीवों के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। और एक विशेष प्रकार का भी सूक्ष्म जीव है जिसे विषाणु कहते हैं, वायरस के नाम से आप जिसे जानते हैं, वायरस। ये सभी सूक्ष्म जीव हैं और वायरस भी सूक्ष्म जीव होते हुए, परंतु ये अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न गुण वाला होता है। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। विषाणु चित्र 2.5 में दर्शाए गए कुछ सामान्य रोग जैसे जुकाम, इन्फ्लुएंजा एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं। तो प्रश्न आएगा कि ये इन्फ्लुएंजा और जो फ्लू है, खांसी है, विषाणु के कारण भी होते हैं। आइए देखते हैं आगे। अतिसार एवं मलेरिया, देखिए यहाँ अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। टाइफाइड एवं क्षय रोग जीवाणु बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। तो देखिए ये प्रश्न टाइफाइड खूब पूछा जाता है। टाइफाइड किसके कारण होता है? तो कहिएगा जीवाणु। ठीक है, और पोलियो एवं खसरा तो कहिएगा विषाणु। पोलियो का खूब पूछा जाता है और टाइफाइड का। चलिए आगे देखते हैं। और टाइफाइड किस मच्छर के काटने से
किस मच्छर के काटने से टाइफाइड होता है? तो मादा एडीज, मादा एडीज के काटने से, सॉरी टाइफाइड कह रहे हैं, डेंगू, मादा एडीज के काटने से क्या होता है? डेंगू होता है। और मादा एनाफिलीज के काटने से मलेरिया होता है। टाइफाइड तो होता है स्वच्छ पानी न पीने के कारण। चलिए आगे देखें अब हम लोग। अब देखिए, भिन्न भिन्न आकृति के सूक्ष्मजीव होते हैं जो इस शेप में आपको दिखाई देते हैं। क्षरनुमा जीवाणु, स्पाइरल जीवाणु, कोलेनकाइमा, देखिए यहाँ पे क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगाइरा, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब जीवाणु के आकार हैं। राइजोपस, पेनिसिलियम और एस्परजिलस, देखिए ये सब भिन्न भिन्न, यानी आप सीधे जान जाइए कि सूक्ष्म जीव भिन्न भिन्न आकृति के भी होते हैं। इनकी आकृतियाँ समान नहीं होती है। कुछ सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय होते हैं और कुछ बहुकोशिकीय होते हैं। जैसे अमीबा एक कोशिकीय है। आइए दूसरे पार्ट पे चलते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे मित्रवत सूक्ष्म जीव। आपने सूक्ष्म जीव के बारे में समझा कि सूक्ष्म जीव होते कौन कौन से हैं, किसके कारण कौन सा रोग होता है। उसके बाद अब हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से सूक्ष्म जीव, कैसे सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हैं और किन गुणों के कारण उन्हें हमें अपना मित्र हम कह रहे हैं। सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। अगर ये सूक्ष्म जीव नहीं होते तो आप दही, ब्रेड, केक नहीं बना पाते। प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने के लिए भी किया जाता रहा है। यानी अल्कोहल बनाने में भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। तो जब ये उपयोग होता है तो सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हो गए। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अपशिष्ट, सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, विष्ठा इत्यादि का अपघटन जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। प्रश्न आएगा कि अकार्बनिक अवशिष्ट का अपघटन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन होगा जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, विषाणु। तो आंसर हो जाएगा जीवाणुओं के द्वारा। तथा हानिरहित पदार्थ बनते हैं। स्मरण कीजिए कि जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरकता में वृद्धि करने के लिए किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन स्थितीकरण होता है। अगर प्रश्न आएगा कि कुछ सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हैं, कैसे, उदाहरण देकर समझाएं, तो आप लिखिएगा कि सूक्ष्म जीवों की सहायता से हम लोग दही, ब्रेड, केक बनाते हैं तथा इनके सहायता से ही अल्कोहल बनता है। और कार्बनिक अपशिष्ट को ये वायुमंडल, पर्यावरण से साफ करते हैं, जिसके कारण से सूक्ष्म जीव जो है, और ये वायुमंडल में नाइट्रोजन स्थितीकरण का में भी योगदान निभाते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि कुछ सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हैं। ये आप जवाब दे सकते हैं अपनी भाषा में। दही और ब्रेड का बनना, देखिए जब दही, ब्रेड, इडली, डोसा बनता है तो उस समय जो गैस निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये प्रश्न ध्यान में रखिएगा कि जब इडली बनता है तो उस समय कौन सा गैस निकलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। किस प्रक्रिया द्वारा चीनी से अल्कोहल बनाया जाता है? देखिए अल्कोहल, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित होने का कारण बना है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हम लोग किण्वन प्रक्रिया कहते हैं। ये भी प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। किण्वन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए अभी आपने देखा कि कुछ सूक्ष्म जीव जो है अल्कोहल बनाने में मदद करते हैं। ये प्राचीन समय से ही चलते आ रहा है। एक चीज़ और जान लीजिए, दूध से दही बनने में जो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं दही में, उन्हें लैक्टोबैसिलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैक्टोबैसिलस कहा जाता है। यहाँ जूम करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं दही में अनेक सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं जिन्हें लैक्टोबैसिलस कहा जाता है। ये भी वीवीआई प्रश्न है।
बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा जाता है। दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं कौन? जैसे जीवाणु पनीर, चीज़, अचार एवं अन्य खाद्य पदार्थों के उत्पादन में भी सहायक होते हैं। इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण संघटक दही है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों? तो देखिए, अनुमान लगाइए। चलिए, क्रियाकलाप आप कर लीजिएगा। यहाँ पे एक चीज़ आप जान लीजिए, ईस्ट जो है, ईस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। यानी गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। यह बेकिंग उद्योग में ईस्ट के उपयोग का आधार है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री, केक बनाए जाते हैं। यानी ब्रेड बनाते समय कौन से जीवाणु जो है सहायता करते हैं? तो ईस्ट। और कौन से गैस ये उत्पादित करते हैं? तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, कार्बन डाइऑक्साइड। मैं जो पॉइंट पे आपको फोकस करा रहा हूँ उन चीज़ों को आप ध्यान से सुनिए और देखिए। जैसे मैं वो 10 प्रश्न का आपका टेस्ट लूँगा, 10 में 10 आपका आएगा। इसी तरह से आपको SCERT या NCERT पढ़ना होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। पूरी किताब पढ़ गए और पता चला कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न आया तो हमको समझ में नहीं आया, ऐसा होने नहीं दूंगा। आप जुड़िए चैनल से और स्टडी कीजिए। केवल सक्षमता ही नहीं, अन्य एग्ज़ाम की भी आपकी तैयारी आसानी से हो सकती है। नेक्स्ट है, आप तो ये किण्वन प्रक्रिया जान गए कि चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला जो प्रक्रम है उसे किण्वन प्रक्रिया कहा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे एक वैज्ञानिक लुई पाश्चर जी का। लुई पाश्चर, किण्वन की खोज किसने किया था? तो लुई पाश्चर 1857 में, 1857 की क्रांति विद्रोह हुआ था ना, तो ऐसे याद रखिएगा, विद्रोह के समय ही लुई पाश्चर ने किण्वन प्रक्रिया की खोज की। या फिर किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की? तो लुई पाश्चर ने। इन्होंने ही पाश्चराइजेशन की भी खोज की। अब हम लोग बात करेंगे सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग, यानी सूक्ष्म जीवों से दवा भी बनता है। आइए देखते हैं। जब आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक या गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। इन औषधि का स्रोत सूक्ष्म जीव है, इसलिए हमारा मित्र है। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या करते हैं? नष्ट कर देते हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। इस प्रकार औषधि प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाते हैं। तो प्रश्न आएगा कि प्रतिजैविक किसे कहते हैं या एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे वैसी औषधि जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं, या फिर ऐसी औषधि जो हमारे शरीर में बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं या वृद्धि से रोक देती हैं, वृद्धि करने से, उन्हें प्रतिजैविक कहते हैं। समझ गए होंगे आप लोग। देखिए ये सब, देखिए आजकल जीवाणु कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एंथ्रियोमाइसिन, ये सब प्रतिजैविक का नाम है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात किया जाए कि सर्वप्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो 1929 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्हें संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग का फफूंद के छोटे बीजाणु दिखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु के वृद्धि को रोकते हैं। यह तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंद से इन्होंने पेनिसिलिन बनाई। तो प्रथम प्रतिजैविक कौन था? पेनिसिलिन। और इसको पेनिसिलिन की खोज किसने की, यानी किसने प्रतिजैविक बनाई? तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये VVI प्रश्न बन जाता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाला। ठीक है, आगे भी आपको बहुत सारे नोट मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिसका उपयोग पशुओं एवं सूक्ष्मजीवों का संचरण, पशुओं में सूक्ष्मजीवों का संचरण रोकना है।
प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। चलिए अब वैक्सीन के बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर वैक्सीन किन बीमारियों में किसके लिए दिया जाता है। तो जो भी वायरल जनित वायरस से होने वाले जैसे हैज़ा हो गया, चेचक हो गया, क्षय रोग हो गया, उनको अगर भविष्य में वो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए वैक्सीन पहले से ही शरीर में प्रतिरक्षी, देखिए रोगकारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वहीं सूक्ष्मजीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे ये लड़ता है, यानी टीका का कार्य करता है। टीका इसीलिए लगाया जाता है, बचपन में देखते हैं बच्चों को क्या क्या हैज़ा, टीबी, ये सब का टीका लगता है। क्षय रोग, चेचक हो गया, हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों का वैक्सीन द्वारा रोका जा सकता है। अब बात आया कि आखिर टीके की खोज किसने की, तो एडवर्ड जेनर ने सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज की 1798 में। प्रश्न आएगा कि सर्वप्रथम किस चीज़ के टीके की खोज हुई थी, तो चेचक की। किसने किया था, तो एडवर्ड जेनर ने। याद रहेगा आप लोगों को। आपने 3 नाम जाना, लुई पास्चर, उसके बाद आपने जाना फ्लेमिंग, ठीक है, और फिर आपने जाना एडवर्ड जेनर को। देख सकते हैं आप यहाँ पे लुई पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और यहाँ एडवर्ड जेनर, 3 नाम मिला आपको वीबीआई। अब आगे चलते हैं हम लोग, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बात नहीं है। हानिकारक सूक्ष्मजीव, देखिए कुछ सूक्ष्मजीव हानिकारक होते हैं क्योंकि ये मनुष्य, जंतुओं या पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं, और रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीवों को रोगाणु कहा जाता है। प्रश्न आएगा रोगाणु किसे कहा जाता है, तो रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीवों को रोगाणु कहा जाता है, और जिनके कारण रोग उत्पन्न होते हैं उसे रोगजनक भी कहते हैं। ये भोजन, कपड़े, चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें, मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्मजीव कौन कौन से हैं और कौन सा रोग यहाँ किसके कारण होता है, यहाँ भी वीबीआई पॉइंट को आप देखेंगे, ठीक है। मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्मजीव, देखिए जो रोग एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलते चला जाता है उसे संचरणीय रोग कहा जाता है। जैसे चिकन पॉक्स हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, हैज़ा हो गया, क्षय रोग हो गया, ये एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य तक फैल जाते हैं। इसके लिए इसे क्या कहा जाता है, संचरणीय रोग कहा जाता है। समझ गए होंगे आप। चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोगकारक सूक्ष्मजीवों को रोगवाहक का कार्य करते हैं, जैसे घरेलू मक्खी। तो रोगवाहक का काम कौन करती है, तो घरेलू मक्खी। मक्खी कूड़े और जंतु, तो आप समझ जाइए केवल कि रोगकारक का काम कौन करती है, तो घरेलू मक्खी रोगवाहक है। आगे देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट आपको जानना होगा। नेक्स्ट, मादा एनाफिलीज के बारे में आप जान लीजिए। मच्छर जो है मादा एनाफिलीज मच्छर, इसका अन्य उदाहरण है मच्छर प्लाज्मोडियम, मलेरिया परजीवी का वाहक है। तो मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है, तो कहिएगा मादा एनाफिलीज के काटने से, और प्लाज्मोडियम के कारण यानी मलेरिया परजीवी का ये वाहक है प्लाज्मोडियम। मादा एडीज मच्छर के काटने से डेंगू वायरस का वाहक है। जो मादा एडीज मच्छर है ये डेंगू के वायरस का वाहक है। अतः हम मलेरिया तथा डेंगू को नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं, तो मच्छरों से बचकर, ठीक है। एकत्रित अपने आसपास जंगल झाड़ी या पानी एकत्रित नहीं होने देंगे। अब हम लोग बात करेंगे कि कुछ मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग, किन किन कौन कौन से रोग किस सूक्ष्म जीव के कारण होते हैं। जैसे क्षय रोग है जीवाणु के कारण, खसरा है वायरस के कारण, चिकन पॉक्स है वायरस के कारण, पोलियो है वायरस के कारण। ये ज़्यादा आप फोकस कीजिएगा, पोलियो वाला और यहाँ टाइफाइड वाला जीवाणु के कारण, और मलेरिया वाला प्रोटोजोआ के कारण।
ये 3 प्रश्न काफ़ी बन जाते हैं। और मलेरिया परजीवी की खोज किए थे रोनाल्ड रॉस ने, रोनाल्ड रॉस। सिनकोना के छाल से इसका दवा तैयार होता है। चलिए आगे देखते हैं। मनुष्य में होने वाले कुछ सामान्य रोग, उनके फैलने तथा रोकने के कुछ तालिका दिए गए थे। जंतुओं में रोग कारक जीवाणु। अब हम लोग यहाँ एक पॉइंट को देखते हैं। एक अन्य वैज्ञानिक का नाम है रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट हुक सुने हैं, कोशिका की खोज। रॉबर्ट ब्राउन सुने हैं, केंद्रा की खोज। और यहाँ आपको दिया है रॉबर्ट कोच ने सन 1876 ईस्वी में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की, जो एंथ्रेक्स रोग का कारक है। तो एंथ्रेक्स रोग का कारक कौन है? तो बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु। तो यहाँ आएगा कि बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज किसने की? तो रॉबर्ट कोच ने। ये भी प्रश्न खूब पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव। देखिए, पौधों में भी रोग उत्पन्न होता है सूक्ष्म जीवों के कारण, तो इसे भी थोड़ा फोकस कर लीजिए। नींबू जो है, नींबू का कैंकर, ये जीवाणु के कारण होता है। गेहूं में रस्ट रोग कवक के कारण। भिंडी का पित्त रोग वायरस के कारण। ज़्यादातर ये पूछा जाता है गेहूं का रस्ट रोग किसके कारण होता है, किस सूक्ष्म जीव के कारण? तो कवक के कारण। अब देखिए, हम लोग देखेंगे फूड पॉइजनिंग, भोजन विषाक्तता। आप देखे होंगे कि कुछ समय के बाद भोजन खराब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो सूक्ष्म जीवों के कारण होता है। अब खाद्य परीक्षण के बारे में हम लोग जानेंगे कि खाद्य संरक्षण कैसे किया जाता है, उसे परिरक्षण कैसे किया जाता है। आप लोग अचार देखे होंगे, मुरब्बा देखे होंगे, उसका परीक्षण किन किन विधियों द्वारा होता है आप देख लीजिए यहाँ पे। रासायनिक उपाय, यानी नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग कर सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है, तो इन्हें परिरक्षक कहते हैं। हम नमक अथवा खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं, जिसमें सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती है। सोडियम बेंजोएट या सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य परिरक्षक है। जैम एवं स्क्वैश बचाने में रसायनों का उपयोग इन्हें संदूषित होने से बचाता है, जो एक रासायनिक उपाय है। नमक द्वारा परिरक्षण होता है। नमक डालने से नमक क्या करता है? नमी को अवशोषित कर लेता है, जिससे सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। चीनी द्वारा भी परिरक्षण होता है। जैम, जेली और स्क्वैश में परीक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ की नमी की कमी आती है और संदूषित करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित करता है। तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण भी होता है। अब हम लोग यहाँ एक पॉइंट पे ध्यान देंगे, पास्चुराइजेशन मेथड पे। दूध को खराब होने से बचाने के लिए पास्चुराइजेशन किया जाता है। इसमें क्या होता है देख लेते हैं। पास्चुराइजेशन दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए, क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों के मुक्त होता है, इसके लिए दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड तक गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर भंडारित कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाता है। एवं प्रक्रिया की खोज लुई पास्चर वैज्ञानिक ने की थी। इसे पास्चुराइजेशन कहते हैं। प्रश्न आएगा कि पास्चुराइजेशन किसे कहते हैं? तो जब हम दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड गर्म करते हैं और पुनः एकाएक ठंड करके भंडारित कर लेते हैं, तो इसे हम लोग पास्चुराइजेशन कहते हैं। भंडारण एवं पैकिंग, आप लोग देखे होंगे चिप्स, कुरकुरे जैसे जंक फूड जब आप खाते हैं तो उसमें उसका पैकेट खुला होता है। तो भंडारण एवं पैकिंग में जो गैस भरा होता है नाइट्रोजन होता है, ध्यान में रखेंगे आप लोग। और नाइट्रोजन स्थितिकरण को आप देख लीजिए यहाँ पे, वायुमंडल में कैसे नाइट्रोजन स्थितिकरण होता है। और ये नाइट्रोजन चक्र भी दिया गया है, ये स्थितिकरण को दर्शा रहा है। नाइट्रोजन चक्र, हमारे वायुमंडल में 78% सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस है।
ऑक्सीजन की मात्रा 21% और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03%। CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड, ये नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन, आप ध्यान रखिएगा। ये आपको दिया गया है नाइट्रोजन चक्र, जो कि कभी कभी आप जब एग्ज़ाम देते हैं 8 का तो उसमें बनाने के लिए दे दिया जाता है, तो इसे आप देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो एक्सरसाइज का है, और उसके बाद हम लोग MCQ टेस्ट लगाएंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सूक्ष्म जीवों को डैश की सहायता से देखा जा सकता है। माइक्रोस्कोप के सहायता से, यानी सूक्ष्मदर्शी के सहायता से देखा जा सकता है, सूक्ष्मदर्शी के सहायता से। नीले हरे शैवाल वायु से नाइट्रोजन, यहाँ क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का स्थितीकरण करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। एल्कोहल का उत्पादन ईस्ट नामक जीवाणु की सहायता से किया जाता है। ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है, तो एल्कोहल के उत्पादन में। निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है, तो अभी आपने नाम देखा था वहाँ स्ट्रेप्टोमाइसिन हो जाएगा। मलेरिया परजीवी का वाहक है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर है। और संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है घरेलू मक्खी। ठीक है, यहाँ देख लीजिए क्या हो जाएगा, घरेलू मक्खी। ये मादा एनाफिलीज, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अल्कोहल। ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण है ईस्ट कोशिकाओं में वृद्धि। क्या होता है, ईस्ट कोशिकाओं में वृद्धि। चलिए आगे देखते हैं। चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है, तो ये किण्वन प्रक्रिया है। अब इन्हें हम लोग मिलान करेंगे। जीवाणु, राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस ईस्ट, एक प्रोटोजोआ, एक विषाणु। देखिए, सबसे पहले आप लैक्टोबैसिलस जानते हैं, दही का जमना, मिला दिए। जो जानते हैं उन्हें, ब्रेड का बेकिंग ईस्ट के द्वारा। ठीक है, मलेरिया का कारक राइजोबियम नामक जीवाणु। हैजा जो है वायरस, एक विषाणु जनित रोग है हैजा। प्रतिजैविक उत्पादन करने वाला जीवाणु जो है प्रतिजैविक उत्पादित करता है जीवाणु, यहाँ राइजोबियम हो गया। लैक्टोबैसिलस एक प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ क्या करता है, यहाँ देख लेते हैं। प्रोटोजोआ मलेरिया कहाँ है, हमने राइजोबियम हमने यहाँ देखिए प्रोटोजोआ, ये तो मलेरिया का कारण है प्रोटोजोआ। और राइजोबियम जो है, राइजोबियम नामक जीवाणु, ये प्रतिजैविक उत्पादित करता है। और जो जीवाणु जनित रोग है, ये एड्स जीवाणु जनित रोग है। आप देख लिए। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं, तो नहीं। यदि नहीं तो वो कैसे देखे जा सकते हैं। सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखे जा सकते हैं, ये सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखे जा सकते हैं। और भी था यहाँ पे, चलिए खैर नहीं लिया हूँ। अब आया आपका मौका टॉप 10 MCQ का, जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। निम्नलिखित में जीवाणु जनित रोग है। ऑप्शन है मलेरिया, टाइफाइड, हैजा, चेचक। मलेरिया तो प्रोटोजोआ के कारण होता है, हैजा चेचक तो विषाणु के कारण होता है। बाकी आप सभी को हम ये थोड़ा सा हेल्प किए, आगे नहीं बताएंगे। 1 नंबर प्रश्न था। दूसरा प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने किया था। ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर। सब में ऑप्शन में प्रश्न छुपा हुआ है, आप देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, जवाब दीजिए प्रश्न के उत्तर का। और ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। किस मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। मादा एनाफिलीज, मादा एडिस, नर एनाफिलीज, नर एडिस। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं मिट्टी में, वायु में, जल में, उपर्युक्त सभी में। तुक्का मारिए, मेरा वाला तुक्का मारिए। चलिए अगला प्रश्न, चेचक के टीके की खोज किसने की थी। इसका जवाब आप लोग देंगे। किस प्रक्रिया द्वारा चीनी अल्कोहल में बदलता है। मोल्डिंग, किण्वन,
संक्रमण या नाइट्रोजन स्थितीकरण। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला जीवाणु है बेसिलस एंथ्रेसिस, राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, इनमें से कोई नहीं। संचरणीय रोग का मुख्य कारक है घरेलू मक्खी, चींटी, मच्छर या इनमें से कोई नहीं। ब्रेड बनाने के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग होता है? नमक, खाद्य तेल, चीनी या उपर्युक्त सभी। तो ये सभी क्या थे आपने देखा था, यहाँ भी तुक्का लगाइएगा। और एक चीज़ जान लीजिए, ये भी प्रश्न पूछता है चेचक के टीके की खोज किसने की? चेचक की, तो एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, ये रहा आप लोगों के लिए आज का क्लास। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और आपको मास्टर क्लास का वीडियो चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 9939594899 पे हाई लिख कर भेजेंगे तो मैं आपको सक्षमता परीक्षा 1 और 2 में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर सहित वीडियो और मास्टर क्लास का वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगा। आप कम समय में 120 प्लस अंक ला सकते हैं बिना किसी पैसे खर्च किए। तो इस चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।